फाइनली ट्रायल के बाद अभी आर्मी की तरफ से धनुष आर्टिलरी गन्स को इंडक्ट करने का फैसला किया गया है। रशिया और यूक्रेन के बीच हुई लड़ाई की वजह से जिस बात का डर था वो सभी अभी धीरे धीरे सच होता हुआ दिखाई देने लगा है। क्या भारत अभी वक्त रहते ही रुस्तम 2 ड्रोन को आर्मी और एयरफोर्स के लिए तैयार कर पाएगा? और अंत में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की स्टेटमेंट के मुताबिक उनको अच्छी तरीके से ये पता था कि भारत की तरफ से मिसाइल को लॉन्च किया गया है, जिसको चाहते तो वो डिस्ट्रॉय कर सकते थे, लेकिन वो बस देख रहे थे कि ये मिसाइल आके कहां पर गिरने वाला है। ऐसे ही कुछ और अपडेट्स के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट धनुष आर्टिलरी गन्स को लेके है। आप सभी को पता होगा कि पिछले हफ्ते धनुष आर्टिलरी गन्स की प्री डिलीवरी ट्रायल के दौरान इसने सभी पैरामीटर को कंप्लीट कर लिया था। वैसे देखा जाए तो 2018 में आर्मी की तरफ से 114 धनुष आर्टिलरी गन के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था, जिसमें से पहले बैच की गन्स को डिलीवर करने के बाद जब सेकेंड बैच की गन को डिलीवर करना शुरू किया गया तो तब इनकी हाइड्रोलिक सेक्शन में और बाकी कुछ सब सिस्टम में क्वालिटी रिलेटेड इशू पाया गया था। फिर उसके बाद ऑर्डिनेंस सेक्रेटरी बोर्ड की तरफ से पेंडेमिक के दौरान सही टाइम पर धनुष गन्स की डिलीवरी नहीं किया गया था, तो भी आर्मी की तरफ से कहा गया था कि वापस नए धनुष गन्स की डिलीवरी लेने से पहले आर्मी इनको टेस्ट करना चाहती है, और अगर ये टेस्ट को क्लियर कर पाएंगे और ये जो डिफेक्टेड पार्ट पाए गए थे वो सही पाए जाएंगे, तब जाके आर्मी इन गन्स को इंडक्ट करने वाली है। अभी जब 8 मार्च को धनुष आर्टिलरी गन्स आर्मी की तरफ से टेस्ट किया गया तो तभी इसने सभी ट्रायल को कंप्लीट कर लिया है और अभी वापस आगे चल के इन गन्स को आर्मी में शामिल करना शुरू किया जाएगा। अभी सेकेंड बैच के अंदर 12 धनुष आर्टिलरी गन्स को इंडियन आर्मी को डिलीवर किया जाएगा। अभी धनुष गन्स की बात करें तो हालांकि इनको इनिशियली बूफर गन से डिराइव किया गया था, लेकिन इनकी कैलिबर थोड़ी सी ज्यादा है और इनमें 39 कैलिबर के बदले 45 कैलिबर की बैरल का इस्तेमाल किया जाता है और आगे चल के इसको 52 कैलिबर स्टैंडर्ड में इंक्रीज करने की कोशिश किया जा रहा है, जिससे धनुष गन्स की जो इफेक्टिव फायरिंग रेंज होने वाली वो थोड़ी और बेहतर हो सकती है। अगला अपडेट AK-203 राइफल डील को लेके। जैसे कि जब से रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू हुआ था उसके बाद ये डाउट किया जा रहा था कि अभी इसकी वजह से भारत और रशिया के बीच होने वाले डिफेंस डील या जो डील पहले से साइन किए गए हैं वो सभी के सभी प्रभावित हो सकती है, और अभी ये बात सच होता हुआ नजर आ रहा है। अभी द हिंदू की तरफ से दिए गए एक रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि पिछले साल भारत और रशिया के बीच AK-203 राइफल डील के लिए एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया गया था, लेकिन अभी इसे इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा डिले होने वाला है और उम्मीद किया जा रहा है कि अभी इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होने में 3 से 4 महीने तक डिले हो सकता है। इन राइफल्स की प्री प्रोडक्शन यूनिट को अभी तैयार करने से पहले इनको एक बार टेस्ट करने का भी प्लान किया गया, जिनको अभी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के द्वारा सप्लाई किए गए एमुनिशन के साथ ही टेस्ट किया जाएगा, और ये सभी के सभी टेस्ट जो होने वाले हैं वो रशिया में होने वाली है। इसके अलावा लगभग 70,000 AK-103 राइफल के लिए भी एक इमरजेंसी डील को साइन किया गया था, लेकिन उनकी डिलीवरी अभी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर आगे चल के 6.7 राइफल को लेके एक रिपीट ऑर्डर होने वाली थी, जिसके अंदर लगभग एडिशनल 72,000 के आसपास 6.7 राइफल को खरीदने का प्लान किया गया था, तो उस डील को अभी शायद कैंसिल कर दिया जाएगा, पर फिलहाल के लिए इसको अभी पूरी तरीके से फाइनल नहीं किया गया। इसके अलावा अभी आगे चल के भारत में भी जिन AK-203 राइफल्स को मैन्युफैक्चर करने की कोशिश किया जा रहा है, आगे चल के जिन AK-203 राइफल्स को भारत में बनाया जाएगा उसमें 100% तक लोकलाइजेशन करने का वादा रशिया की तरफ से किया गया है। अगला अपडेट HAL की तरफ से। कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें बताया गया था कि HAL और सफरान के बीच अभी एक MOU को साइन करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें भारत में ही सफरान की हेलीकॉप्टर इंजन्स के लिए एक MRO फैसिलिटी को सेटअप किया जाएगा। अब बात ऐसी है कि हमारे मैक्सिमम हेलीकॉप्टर जो कि रशियन ओरिजिन से नहीं है, या वर्तमान हमारे फ्लीट में जितने भी नए हेलीकॉप्टर है जिनको HAL के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है या बनाया गया है, इन सभी के अंदर फ्रेंच ओरिजिन इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अंदर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से लेके लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तक इन सभी में फ्रेंच ओरिजिन इंजन ही मौजूद है। तो आगे चल के इनको सर्विस और मेंटेनेंस की जरूरत पड़ने वाली है, जिस वजह से HAL इनकी इंजन को ओवरऑल या सर्विस करने के लिए सफरान के साथ मिलकर एक MRO फैसिलिटी को भारत में ओपन करना चाहता था, ताकि आगे चल के जब हम इंडियन आर्म फोर्सेस में बड़ी मात्रा में इन इंजन्स को या इंडियन ओरिजिन हेलीकॉप्टर्स को इंडक्ट करेंगे, चाहे वो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हो जाए, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हो जाए या फिर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हो जाए, तो इन सभी में जो इंजन्स लगाया जाएगा उनको भारत में सर्विस, मेंटेनेंस या
ओवरऑल जैसे फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जा सकेगा। आज फाइनली पानाजी से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर HAL और सफरान के बीच एक हेलीकॉप्टर इंजन MRO फैसिलिटी को सेटअप करने का निर्णय लिया गया है। इसे सतारी में बनाया जाएगा, जो कि HAL और सफरान के बीच एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट होने वाली है। और आज इसको लेके HAL और सफरान के बीच एक ऑफिशियल MOU को साइन किया जा चुका है, जिसमें HAL के चेयरमैन आर माधवन और सफरान के CEO मिस्टर फ्रैंक सोदियू मौजूद थे। यहाँ पर लगभग 1000 स्क्वायर मीटर की ट्रेनिंग फैसिलिटी और लगभग 3800 स्क्वायर मीटर की इंटरनेशनल ग्रेड की मेंटेनेंस फैसिलिटी भी मौजूद होने वाली है। यहाँ पर आगे चल के सफरान की TM333 और शक्ति सीरीज के इंजन की मेंटेनेंस, रिपेयर या ओवरऑल फैसिलिटी को किया जा सकता है। सफरान के मुताबिक भारत सफरान की हेलीकॉप्टर इंजन का सबसे बड़ा कस्टमर है और HAL के द्वारा अभी तक जितने भी हेलीकॉप्टर बनाए गए या फिर आगे चल के HAL के द्वारा जो भी हेलीकॉप्टर बनाए जाने वाले हैं, उन सभी के अंदर सफरान के इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। और नॉर्मली सफरान का इंजन का इस्तेमाल किया आता है, जिस वजह से इस फैसिलिटी को अभी 2023 से पहले ही फुली ऑपरेशनल करने का एम रखा गया है, जो कि इनिशियली साल में 50 इंजन को ओवरऑल कर पाएगा और आगे चल के इसकी कैपेसिटी को 150 तक बढ़ाने का प्लान भी किया जा रहा है। अभी इंडियन आर्म फोर्सेस में 1000 से भी ज्यादा फ्रेंच ऑरिजिन इंजन ऑपरेशनल है, जिसमें 250 के करीब TM333 इंजन और लगभग 500 से ज्यादा शक्ति सीरीज की इंजन मौजूद है। तो आगे चल के जब इनको सर्विस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो इनको भारत में सर्विस, मेंटेनेंस या ओवरऑल जैसे फैसिलिटी को प्रोवाइड किया सकेगा, जो कि भारत की आत्मनिर्भर प्रोग्राम को एक बहुत बड़ा बूस्ट देने वाला है। अगला अपडेट लाइट टैंक को लेके। रिसेंटली आपने सुना होगा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से लाइट टैंक को अभी इंडिजिनस तरीके से डेवलप करने के लिए कहा गया था और इसमें अभी इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी शामिल हो सकते हैं। इसी बीच L&T की तरफ से भी अभी एक लाइट टैंक को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें वो K9 वज्र T गन की चेसिस पर कॉकरेल की टरेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके अलावा DRDO की तरफ से भी एक लाइट टैंक को डेवलप करने की बात की गई थी और DRDO अभी अपनी नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक की चेसिस को बेस करके एक लाइट टैंक को डेवलप कर रही है। इसी बीच DRDO के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी जी ने मीडिया को बताया था कि आर्मी की तरफ से दिए गए रिक्वायरमेंट के मुताबिक CVRD की तरफ से अभी एक लाइट टैंक के डिजाइन को तैयार किया जा रहा है, जो कि जल्दी ही तैयार होने वाली है। इस लाइट टैंक के बारे में बात करते उन्होंने बताया था कि इसमें एक 1000 HP की इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको स्पेशली हाई अल्टीट्यूड रीजन के लिए ट्यून किया जाएगा। ये टैंक लगभग 30 से 35 टन क्लास का एक लाइटवेट टैंक होने वाला है, जिसमें 105 mm की मेन गन और साथ ही 7.62 mm की सेकेंडरी मशीन गन का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें जो स्टैंडर्ड आर्मर होने वाला है वो नेटो स्टैंग 4569 लेवल 4 स्टैंडर्ड का आर्मर होने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि पहले जब आर्मी की तरफ से 350 लाइट टैंक के लिए एक RFI को इशू किया गया था, तब आर्मी की तरफ से इन लाइट टैंक का वजन 18 से 25 टन के बीच होने की बात की गई थी। लेकिन अभी DRDO की तरफ से जिस इंडिजिनस टैंक की बात किया जा रहा है, इसका वजन 35 टन के आसपास होने वाली है, जो कि ऑलमोस्ट आर्मी की रिक्वायरमेंट से लगभग 2 गुना होने वाला है। अब देखने वाली बात यह कि आगे चल के आर्मी को इसको लेके कोई दिक्कत होती है या फिर नहीं होती है, वरना आगे चल के फिर अर्जुन टैंक की तरह इसमें भी नखरे या फिर ब्यूरोक्रेसी स्टार्ट हो सकता है। अगला अपडेट रुस्तम 2 ड्रोन को लेके। अभी एक दिन पहले गवर्नमेंट की तरफ से लगभग 18 आइटम्स को मेक 1 कैटेगरी के अंदर डेवलप करने का ऑर्डर दिया गया था, जिसमें एक हेल कैटेगरी की ड्रोन भी शामिल था। अब अभी तक भारत की तरफ से एक भी मेल ड्रोन को भी सफलता के साथ बनाया नहीं गया। तो सवाल ये कि क्या हम एक हेल कैटेगरी की ड्रोन को डेवलप कर पाएंगे। अभी तक हम रुस्तम 2 को डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि एक मेल कैटेगरी का ड्रोन है और अभी भी हम इसकी सभी ट्रायल को पूरी तरीके से क्लियर नहीं किए हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में रुस्तम 2 की डेवलपमेंट काफी आगे बढ़ा है और इसकी लास्ट फ्लाइट ट्रायल भी बिल्कुल सफलता के साथ कंप्लीट किया गया था। और अभी बताया जा रहा है कि रुस्तम 2 की अभी एक और फ्लाइट ट्रायल को सफलता के साथ कंप्लीट कर लिया गया। इस दौरान रुस्तम 2 को लगभग 27,500 फीट की ऊंचाई में करीब 18 घंटे तक टेस्ट किया गया था। पिछली बार जब दिसंबर 2021 में इसको टेस्ट किया गया तो तब इसको लगभग 25,000 फीट की ऊंचाई में टेस्ट किया गया था और तब इसको लगभग 10 घंटे तक टेस्ट किया गया था। इसके बाद इसकी जो फाइनल ट्रायल होने वाली वो लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई में होने वाली है और इसमें 30,000 फीट की ऊंचाई में अगर रुस्तम 2 18 घंटे की एंड्योरेंस को दे पाता है तो ये आर्मी की सभी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। और DRDO के मुताबिक आने वाले 2-3 महीनों के अंदर ही इसकी यूजर ट्रायल को भी शुरू किया जा सकता है, जिसे आर्मी या एयरफोर्स की तरफ से किया जाएगा। अगला अपडेट हाल ही में ही डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इशू किए गए 18 मेक 1 कैटेगरी के इंडिजिनस डिफेंस प्रोजेक्ट को लेके, जिसके अंदर 18 अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इसमें लाइट टैंक से लेकर डायरेक्ट एनर्जी वेपन तक को डेवलप करने की बात की गई है।
अब इसके अंदर अभी जिस डायरेक्ट एनर्जी वेपन को डेवलप किया जाएगा वो करीब 300 किलोवाट की एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन हो सकता है, जिसको आगे चल के हम लोग एयर डिफेंस रोल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरीके से इजराइल की तरफ से अभी अपनी आयरन डोम सिस्टम के साथ एक लेजर बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन को भी इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है। अब एक लैंड बेस्ड 300 किलोवाट की डायरेक्ट एनर्जी वेपन की मदद से हम चाहे तो एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और ऐसी कोई भी एरियल टारगेट को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इनकी पावर सिस्टम को लेके होने वाली है, क्योंकि इनके लिए ज्यादा पावर की जरूरत पड़ने वाली है। और अगर इस चीज का कोई सोल्यूशन निकाला जा सकता है तो आगे चल के डायरेक्ट एनर्जी वेपन को डेवलप किया जा सकता है। इसे शिप्स में भी हम लोग इंटीग्रेट करने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि कन्वेंशनल वेपन के मुकाबले एक कॉस्ट इफेक्टिव वेपन के तौर पर सामने आ सकते हैं या हमको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी तक इतनी पावरफुल डायरेक्ट एनर्जी वेपन को डेवलप नहीं किया गया और अभी तक 30 किलोवाट से लेके 150 किलोवाट तक की वेपन को ही डेवलप करने की बात की गई थी। लेकिन 300 किलोवाट एक मैसिव अमाउंट होने वाला है, जिससे बनाने के लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत पड़ने वाली है। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके है। जब से पाकिस्तान में जाके एक इंडियन मिसाइल गिरा है तब से ब्रह्मोस मिसाइल को लेके काफी चर्चा किया जा रहा है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का दावा है कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से इंडियन मिसाइल को ट्रैक किया था, लेकिन भारत का यह कहना था कि जो भी डाटा पाकिस्तान की तरफ से दिखा गया था वो गलत है। और यहाँ तक कि पाकिस्तान की तरफ से एक्चुअल मिसाइल लॉन्च होने के लगभग 24 घंटे बाद इसके बारे में रिपोर्ट दिया गया, क्योंकि उनको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला था कि एक्चुअली क्या हुआ था। अब इसी बीच जब भारत ये क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम भारत की मिसाइल को ट्रैक करने में पूरी तरीके से नाकाम रहे थे, और अगर वो सच में इसे डिटेक्ट कर रहे थे तो उसको इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया था, इसको लेके अभी इमरान खान की तरफ से एक स्टेटमेंट को इशू किया गया कि पाकिस्तान पूरी तरीके से इस मिसाइल के बारे में जानता था और अगर वो चाहते तो इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बस इसे देखने का फैसला किया था कि मिसाइल आके कहां पर गिरता है। वैसे ये बात हंसने वाली है, क्योंकि अगर मेरे घर के ऊपर कोई आके पत्थर फेंकने की कोशिश करेगा और मैं देखूं कि कोई पत्थर फेंक रहा है तो या तो मैं पत्थर को काउंटर करने के लिए कोशिश करूंगा या फिर पत्थर फेंकने वाले के सर पे गमला फेंक के मारूंगा। लेकिन पत्थर कहाँ पे गिरने वाला है ये देखने वाला इंसान बेवकूफ या उनका सरदार ही हो सकता है, जिससे साफ होता है कि उनको पता ही नहीं चला था कि मिसाइल आ रहा था या फिर नहीं आ रहा था, या फिर कुछ लॉन्च हुआ था या फिर नहीं हुआ था। इसी बीच जब भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, तभी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है और बताया गया कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को 800 किलोमीटर तक बढ़ाया जा रहा है और ये ब्रह्मोस मिसाइल की एयर लॉन्च्ड वेरिएंट होने वाला है, जिसे पहले 300 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अभी इसको 800 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल की स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी को और भी बेहतर करने वाला है। साथ ही भारत की तरफ से अभी 40 Su-30 MKI फाइटर जेट को भी ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।